जो ही मेरे बड़े बेटे की शादी हुई, छोटे ने शादी की रट लगा दी। बोला, अम्मा मुझे भी भाभी जैसी दुल्हन चाहिए। ये सुनकर मैं परेशान हो जाती, क्योंकि मेरा बेटा तो अभी सिर्फ 14 साल का था। एक दिन नौकरानी मेरे कान में बोली, बेगम साहिबा, छोटे बेटे की आप जल्दी शादी कर दें, वरना आप बहुत पछताएंगी। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत होती कि वो ऐसा क्यों कहती है। एक दिन पानी पीने उठी तो बेटे के कमरे की लाइट जली देखकर अंदर चली गई। जब देखा कि बेटा तहज्जुद पढ़ रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन जो ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि वहाँ तो पहले से ही मैंने जैसे ही अपने बड़े बेटे की शादी करवाई तो कुछ दिन बाद ही मेरे छोटे बेटे की हरकतें बदल गईं। वो मेरी बहू से ज़्यादा बातें करता, मुझे बार बार कहता कि मुझे भी भाभी जैसी दुल्हन चाहिए। लेकिन ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह जाती कि तो अभी सिर्फ 14 साल का था। उसकी ज़ुबान से ऐसी बातें सुनना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। घर में कुछ और भी अजीब हरकतें हो रही थीं। जब से मेरी बहू इस घर में आई थी, मेरे दोनों ही बेटे बदल गए थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मुझे मेरी नौकरानी ने एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। फौरन अपने छोटे बेटे के कमरे की तरफ भागी। चुपके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी कि सामने का मंजर देखकर रूह फना हो गई। मैं ज़मीन पर ही बैठ गई, अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि वहाँ पर मेरे बेटे ने, मेरा नाम हमीदा है, मुझे अल्लाह ने 2 बेटे दिए, वो भी बहुत मजबूत और अच्छी शक्ल वाले। मेरा बड़ा बेटा सारे खानदान को संभालता। हम सब जॉइंट फैमिली में एक ही घर में रहते थे। मेरी सास और ससुर इस दुनिया में नहीं थे। मेरा शौहर भी हयात नहीं था, क्योंकि मैं इस खानदान की पहली बड़ी भाभी थी, इसलिए बाकी सब मेरी इज्जत करते। मुझे ही इस घर का बड़ा समझा जाता। मैंने इस खानदान के लिए बहुत कुर्बानियां भी दी थीं, और जितना मुझसे हो सकता था वो सब मैंने किया था। यहाँ तक कि अपना सारा जेवर भी मैंने इस खानदान के कारोबार में लगा दिया। इसी तरह सारा कारोबार मेरा बेटा संभालता। वो भी बहुत संजीदा इंसान था। मैंने उसे कहा, उसे शादी के लिए कोई पसंद है तो वो मुझे बता दे, ताकि मैं उसकी शादी उसी से करवा दूं। लेकिन उसने कहा, मुझे कोई भी पसंद नहीं है, आप जो मर्जी करें, जो आपकी पसंद हो मैं उसी से शादी कर लूंगा। मुझे मेरे बेटे की ये बात अच्छी लगी, लेकिन उसने मुझे कहा कि मेरी एक शर्त है, मेरी बीवी पर्दे की पाबंद होनी चाहिए। किसी ने भी मेरी बीवी को ना देखा हो, यानी कि किसी गैर मर्द ने। मैंने सोचा, मेरा बेटा ठीक ही तो कह रहा है। कौन सा मर्द चाहता है कि उसकी बीवी शादी से पहले किसी और मर्द के साथ रिश्ते में रही हो। और फिर मेरी दोस्त लोगों के रिश्ते करवाने का काम करती थी। उसने कहा कि जब भी बेटी हो मुझे बताना, मेरे पास एक से एक अच्छा रिश्ता है। मैंने उसको कहा, मुझे किसी बहुत ही नेक घर से लड़की चाहिए, जो पर्दा भी करती हो, नमाज रोजे की पाबंद हो, क्योंकि मेरे बेटे की यही डिमांड है। वो भी बहुत खुश हुई कि ये तो अच्छी बात है, फिक्र ना करो, मेरे पास कुछ रिश्ते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी दोस्त ने मुझे 2-3 रिश्ते दिखाए। बिलाखिर मैंने एक लड़की को पसंद कर लिया। उसके वालिद साहिब मौलवी थे। उनके घर में बड़ा तबलीगी सा माहौल था, बहुत सादा लोग थे। लड़की भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, खामोश सी रहती। मुझे अच्छा लगा, चलो ज़्यादा बातूनी लड़की होगी तो वैसे ही सर खाएगी। मैंने ये रिश्ता पक्का कर लिया। बेटे को तस्वीर दिखाई तो उसने तस्वीर भी गौर से नहीं देखी। उसने कहा, मैंने कहा था वो होना चाहिए। मैंने उसे कहा कि ऐसा ही है। उसने कहा कि बस ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, शादी भी सादगी से होगी, लेकिन मेरे बेटे की शादी थोड़ी धूमधाम से की। इस पर मेरा भी बेटा खफा हो गया। बहू का नाम सनम था। वो घर आ गई तो घर में काफ़ी रौनक लगी हुई थी। लेकिन एक हफ्ते बाद ही घर में अजीब सी हरकतें होना शुरू हो गईं। मेरे छोटे बेटे अली ने सनम के साथ ज़्यादा बातचीत शुरू कर दी। मेरा बड़ा बेटा रिश्तों की हदूद तय करवाने में बहुत जिद्दी था। वो कहता था, मेरी बीवी के साथ कोई हंसी मजाक नहीं करेगा, जिससे मैं मना करूं उसके सामने वो नहीं बैठेगी। शादी के बाद लोग दुल्हन को देखने आए, लेकिन मेरे बेटे ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ औरतें आ सकती हैं, इनके शौहर या बेटे और भाई मेरी बीवी को नहीं देखेंगे। मेरी बहू भी इस सब से थोड़ी परेशान थी, लेकिन मैंने उसे समझाया। उसने कहा, हमारे अपने घर का माहौल भी ऐसा ही था, इसलिए मुझे ये सब अजीब नहीं लग रहा। अभी शादी को 1.5 महीना ही हुआ था कि मेरे छोटे बेटे अली ने एक अजीब सी बात कह दी। उसने कहा, मेरी भी शादी करवाएं, मुझे भी शादी करनी है, मेरी दुल्हन भी भाभी जैसी खूबसूरत होनी चाहिए। ये बात उसने नाश्ते की टेबल पर की थी। मेरी बहू सर झुकाकर बैठी रही कि मेरे बड़े बेटे ने नाश्ता एक तरफ को झटक दिया, उठकर वहां से चला गया। उसने महसूस करवाया कि उसे ये बात भी अच्छी नहीं लगी। मैंने अपने छोटे बेटे से कहा, इस तरह की बातें नहीं करते, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। शाम को मेरे बड़े बेटे ने कहा, मुझे अगर दोबारा उसने इस तरह की बात की तो ये थप्पड़ खाएगा। मैंने इसे कहा, ऐसा नहीं कहते, छोटे भाई पर हाथ उठाओगे। कहने लगा, इतना ही छोटा है तो बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है। आज के बाद ये भी मेरी बीवी के आसपास नजर नहीं आए। मैंने उसे कहा, बेटे ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम्हारा जो जुनून है कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, क्योंकि वो इस घर का फर्द है, उसकी भाभी लगती है, भाभी बहनों जैसी होती है। मेरे बड़े बेटे ने कहा, बहनों जरता है, इसे समझा लें अपनी जुबान में, वरना मैं समझाऊंगा। मैंने अपने बेटे की आंखों में बहुत गुस्सा देखा था।
ऐसा भी क्या हो गया था? बहू को आए हुए 2 हफ्ते नहीं हुए कि मेरे बेटे को मेरे सामने खड़ा कर दिया। मेरी बहू ने कहा, इन्होंने ही तो मुझे कहा है, वरना मेकअप करना मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है। अजीब बात है, मेरा बेटा तो शादी के बाद बिल्कुल बदल गया था। जो चीजें उसे पसंद नहीं थी वो भी अच्छी लगने लगी थी, वरना तो वो हमें बातें सुनाया करता कि मेकअप करके अपनी असल शक्ल छुपा लेती हैं और दूसरे मर्दों को दिखाने की कोशिश करती हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये आजकल की लड़कियों के तो यही हालात हैं। एक दिन अली मेरी बहू के लिए खाने को कोई चीज लेकर आया, इसके कमरे में ही चला गया। मैं वहां से गुजर रही थी जब वो दोनों साथ बैठे थे और साथ खा रहे थे, साथ बातें कर रहे थे। मैंने शादी के बाद पहली दफे अपनी बहू को हंसते देखा, वरना मैं जब भी उसको देखती उसने सर झुकाया होता और चेहरे पर अजीब सी उदासी और तारीकी होती, जैसे पता नहीं वो किस मुसीबत में फंस गई है। लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि मेरी बीवी के आसपास भी नजर न आए, इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे को बहाना करके वहां से निकालने की कोशिश की। तो कहने लगा, क्या हो गया, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊंगा तो? मुझे भी भाभी अच्छी लगती हैं, अच्छा लगता है उनके साथ बैठकर। देखे तो कितनी प्यारी हैं, मेरे लिए भी आप ऐसे ही कोई लड़की तलाश क्यों नहीं करती? बिल्कुल भाभी जैसी होनी चाहिए, ऐसे ही लंबे बाल, प्यारी प्यारी आंखें। भाभी की तो कोई बहन ही नहीं, वरना मैं उसी से शादी कर लेता। देखें तो इनके हाथ कितने प्यारे हैं। मेरा बेटा बोल रहा था कि मैंने अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। साथ ही मेरा बड़ा बेटा कमरे में दाखिल हो गया, उसने भी ये मंजर देख लिया। मेरी बहू ने फौरन सर पर दुपट्टा ठीक किया और एक तरफ को खिसक गई। मेरे छोटे बेटे ने मुझे हैरान होकर देखा और वहां से रोता हुआ चला गया। मैं बाहर निकल गई, मेरा बड़ा बेटा भी पीछे आया और कहने लगा, ये मेरे कमरे में क्या कर रहा था? आपने इसके मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा? मैंने कहा, वो बात बुरी लगी थी तो मार दिया, अब तुम इसके पीछे मत पड़ जाना। पहले मैंने इस बेचारे को थप्पड़ मारा। अब मेरे बड़े बेटे ने कहा, इतना भी बेचारा नहीं है वो। मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी दफे अपने बच्चों पर कब हाथ उठाया था। मैं बहुत शर्मिंदा और परेशान थी। कहने की जरूरत नहीं थी कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन अजीब बात यह है कि वो भी मुझसे माफी मांगने के लिए नहीं आया, गोया उसको अपने किए पर कुछ शर्मिंदगी नहीं थी। मेरे बड़े बेटे की आदत थी कि वो रात को दूध का गिलास ही पीकर सोता। अब से ये जिम्मेदारी उसकी बीवी की थी। मैंने देखा वो रोज किचन में मेरे बेटे के लिए दूध गर्म करने जाती तो मैं पुरसुकून हो जाती कि चलो अच्छा है, अच्छा लगता है ये देखकर कि बहू आपके बेटे का ख्याल कर रही है, क्योंकि ये सारे काम उसी के थे। मैंने कहा, नहीं, मैं अपने बेटे के काम खुद ही करूंगी। मैंने अपनी बहू से कह दिया कि तुम ही इसके सारे काम किया करो, मुझे कोई मसला नहीं होगा, बस इस बात का ख्याल रखो और अपनी घर गृहस्थी को बेहतर रखो। लेकिन एक रात जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो हैरान हो गई। मैंने देखा कि मेरी बहू किचन में खड़ी है, मेरा छोटा बेटा उससे बातें कर रहा है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये कोई वक्त था ये सब करने का? रात के 2 बजे थे और वो दोनों किचन के दरमियान खड़े आपस में बातें कर रहे थे। कोई काम भी नहीं कर रही थी। किसी चीज को खाने का मूड हुआ हो तो बनाने के लिए आई होगी। छोटे देवर ने देख लिया तो वो वहां आ गया। रात के 2 बजे का वक्त है, तुम पानी पीने के लिए आए थे, ये बिला वजह आई थी, तुम पानी पीकर बातें करने के लिए पूरा दिन पड़ा है। मैं तो अपनी बहू और छोटे बेटे के हाथों परेशान हो गई थी। ये रोज रात को एक साथ मिलते, कभी लॉन्च में बैठे टीवी देख रहे होते, तो कभी किसी दिन में खड़े होकर बातें कर रहे होते, कभी गार्डन में बैठे होते। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मेरा बेटा अपनी बीवी को कमरे से आधी रात को बाहर निकलने क्यों देता था। वो तो इस मामले में वैसे ही इतना सख्त था, तो फिर उसको पता नहीं चलता था कि उसकी बीवी उसके पहलू से उठकर बाहर आवारागर्दी कर रही है। वो खुद मजे से सो रहा होता। सोचा कि बहू से बात करूंगी तो कहेगी मेरी सास तो मुझ पर अभी से रोक टोक शुरू कर रही है। छोटे बेटे को कुछ कहूंगी, वो तो वैसे ही मेरी बात नहीं मानता। थप्पड़ खाकर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए बड़े बेटे से बात करने का सोचा। उसको कहा कि सारा कुछ ठीक है, कोई मसला तो नहीं चल रहा तुम्हारी जिंदगी में? तुम्हारी बीवी हर वक्त उदास नजर आती है, कोई मसला तो नहीं? कहने लगा, हर वक्त उदास नजर आती है, कोई मसला तो नहीं? कहने लगा, सब ठीक है। मैंने उसे कहा, रात को तुम्हारी बीवी कमरे से बाहर निकल जाती है, तुम्हें पता नहीं होता? नहीं तो मैं खुद कमरे को लॉक लगाकर सोता हूँ, सुबह लॉक वैसे ही लगा होता है, वो कहीं भी नहीं जाती। मेरे बेटे को अंदाजा नहीं था कि उसकी बीवी रात में उसके पहलू से उठ जाती थी। इसका क्या मतलब था कि वो इतना बेखबर सोता था? मेरी नौकरानी रात को घर में ही सोया करती। हमारे घर में क्वार्टर भी थे, वहीं पर रहती, क्योंकि उसका बाप भी यहीं पर था, तो वो भी रात में इधर ही रह जाती। एक दिन मैं बहुत परेशान बैठी थी जब नौकरानी ने एक अजीब सी बात की। नौकरानी के साथ काम कर रही थी, सब मुझसे बात वैसे भी वो पहले की तरह ही किया करती। बोली, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने उसे कहा, जब से छोटे बेटे ने शादी की रट लगा रखी है, जबकि वो भी सिर्फ 14 साल का है, कहता है कि जैसे बड़े भाई की शादी करवाई है मैं शादी करवा ही दें। मैं ये बात सुनकर हैरान हुई। मैंने इसे कहा, तुम ये सब क्यों कह रही हो? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि शादी करवा ही दें? क्या तुम खुद नहीं देखती वो 14 साल का है? भला 14 साल के लड़के की शादी होती है जिसे स्कूल में पढ़ता हो, कोई काम भी ना करता हो? वो तो अभी बच्चा है। नौकरानी ने कहा, अब शादी करवा दें।
नहीं तो आप पछताएंगी। उसने एक और बात कर दी और वहां से चली गई। मैं हैरान परेशान रह गई थी। कहते हैं आग होती है तो धुआं उड़ता है। मेरी नौकरानी ने इससे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं की थी और ऐसी ही उसकी आदत नहीं थी। फिर उसने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कर दी? जरूर दाल में कुछ काला था। एक दिन रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। सोच रही थी आज भी मेरी बहू और छोटा बेटा कहीं उठकर बातें कर रहे होंगे, लेकिन आज तो वो कहीं नहीं थे। इसका मतलब मेरा बड़ा बेटा मोहतात हो गया था, क्योंकि मैंने उससे बात की थी। मैंने अपने छोटे बेटे के कमरे में जाने का सोचा कि वो इस टाइम क्या कर रहा है। जाने क्यों परेशान हो गई थी। एक तो उसकी हरकतें ऐसी थी, ऊपर से नौकरानी ने ऐसी बात क्यों की कि उसकी शादी करवा दें, नहीं तो आप पछताएंगी। जब मैंने उसके कमरे में झांक कर देखा तो वो नमाज पढ़ रहा था। ये तहज्जुद का वक्त था। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा तहज्जुद पढ़ रहा था। मैं सोचने लगी कि इसके बारे में किसी ने बात की और तुमने इसकी तरफ से शक में आ गई। मुझे अपनी तरबियत पर तो भरोसा होना ही चाहिए था। इस बात पर बहुत खुश थी कि अचानक मैंने अपनी नजरों से एक ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वहां से पलटकर जाने ही लगी थी, लेकिन मेरे बेटे के बिस्तर पर कोई कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया जो दुपट्टा था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे बेटे के बिस्तर पर मेरी बहू बैठी थी। आज वो लोग घर पर मेरी बहू बैठी थी। आज वो लोग घर में कहीं बाहर नहीं बैठे थे, बल्कि कमरे के अंदर बैठे थे। मेरा तो खून उबल गया। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैंने झटके से दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गई। बेटा नमाज मुकम्मल कर चुका था। वो भी मुझे देखकर घबरा गया, मेरी बहू भी। मैंने जाकर अपनी बहू को बेदर्दी से पकड़ा। कहा कि तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें शरीफ लड़की समझ कर लाई थी, लेकिन तुम ऐसी निकली कि शौहर की नींद का फायदा उठाकर यहाँ छोटे बेटे के कमरे में बैठी हो। ये तो तुमसे भी छोटा है। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है। ये तो बच्चा है, इसको बातों में लगा रही हो। क्या कमी है मेरे बेटे में? क्यों उसकी इज्जत खराब करना चाहती हो? क्या काम है तुम्हारा इस टाइम इस कमरे में? जवाब दो। मैं अपनी बहू को झटक कर उससे सवाल कर रही थी जब वो रोना शुरू हो गई थी कि एक दिन मैंने देख लिया। मेरी गलती थी कि मैं वहां से गुजर रहा था। मुझे इनके कमरे के करीब नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इस गलती की वजह से मुझे पता चला कि मेरा भाई कैसे इन्हें बुरी तरह मार रहा था, और वजह सिर्फ ये कि वो अपना रूप जमाना चाहता है, इसे काबू में करना चाहता है, छोटी छोटी बातों में अपनी मर्जी चलाना चाहता है। इसने ये बात किसी को नहीं बताई। रात को उससे मार खाती, सुबह में मेकअप करके अपने जख्मों के निशान छुपाकर सबके सामने बैठी रहती। ये बात भाभी को शायद आपको बतानी चाहिए थी, लेकिन आपको बताती भी तो आपने यकीन नहीं करना था। भाई ने कहा था अगर ये बात किसी को पता चली तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये है आपके बड़े बेटे के हालात के 1 महीने की दुल्हन को मार पीट भी रहे हैं, तलाक की धमकियां भी दे रहे हैं। मेरे पास मदद मांगने के लिए आ गई। मैं तो छोटा बच्चा होना, मैंने क्या कर लेना था। इसलिए मैं रोज रात को भाई की दूध में नींद की दवा मिला देता हूँ ताकि वो सुकून से सो जाए और इस पर हाथ न उठाए। जब वो सो जाता है हम एक दूसरे के पास बैठकर बातें करते हैं। मैं तो भाभी का दिल बहलाता हूँ, क्योंकि ये भी किसी की बच्ची है। हमें चाहिए कि हम इसका ख्याल रखें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। मेरा ही आइडिया था कि भाई के दूध में नींद की दवाई मिलाई जाए ताकि वो आदमी सो जाए और भाभी पर हाथ न उठाए। ये हालात हैं आपके बेटे के। अम्मी, इसको सुलाना पड़ता है जैसे किसी जानवर को सुलाया जाता है ताकि वो काट न जाए। आप इन्हें बुरा भला कह रही हैं। मैं ये बातें सुनकर हैरान रह गई, बहुत शर्मिंदा भी हुई। मैंने बहू को अपने कमरे में बुला लिया, उससे बात पूछी। उसने कहा ये पहले दिन से ही हो रहा है। उसने मुझे जख्मों के निशान भी दिखाए। उसके बाजुओं पर जख्म के निशान थे, उसके रुखसारों पर भी। मैंने अपनी बहू से कहा तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। तुम्हें ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इन जख्मों को छुपाना नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे दिखाना चाहिए था। लेकिन वो बेचारी भी क्या करती, उसे तलाक की धमकी दी जा रही थी। ये धमकी औरत के लिए बहुत बड़ी सजा बन जाती है। मैं सुबह का इंतजार करने लगी। मैंने अपनी बहू से कहा कि वो मेरे कमरे में सोएगी जब तक मैं अपने बेटे की अकल ठिकाने नहीं लगा लेती। वो मेरे कमरे में रहेगी। दिन गुजर गया। रात को जब मेरी बहू बेटे के कमरे में ना गई तो वो उसे ढूंढते हुए आया। जब देखा कि मेरे कमरे में बैठी है, कमरे में नहीं जाएगी। मेरी इस बात पर मेरा बेटा हैरान हुआ। मैंने कहा पहले तुम अपनी हरकतें ठीक करो, इंसानों की तरह रहने का सलीका सीख लो। बीवी को रखने का भी कोई तरीका होता है, फिर ये तुम्हारे पास आ जाएगी। मैंने सब बता दिया। वो शर्मिंदा हुआ, कहने लगा मुझे माफ कर दें, आइंदा इस तरह की शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने उसे कहा तुम्हारी बीवी को तब तक तुमसे दूर रखूंगी जब तक तुम सीधे नहीं हो जाते। तुम्हारी यही सजा है। मेरी नौकरानी ने भी शायद मेरे बेटे के कमरे से बहू की आवाजें सुनी थी, इसलिए दबे अल्फाज में उसने मुझे इशारा दिया कि मेरा बेटा कुछ गलत कर रहा है। लेकिन मेरा बेटा कुछ नहीं कर रहा था, वो मेरी बहू की मदद कर रहा था। जितनी उसमें अकल थी, अपनी उम्र के लिहाज से उसने इसी तरह का इकदाम किया। लेकिन खुशी इस बात की है उसने कुछ अच्छा सोचा। उसे ये पता था जो उसका भाई कर रहा है वो गलत है। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया, बिलाखिर वो सुधर गया। ये हमारे माशरे में मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया, बिलाखिर वो सुधर गया। ये हमारे माशरे में एक बहुत ही आम सी बात है कि दूल्हे को कहा जाता है कि अपनी बीवी पर रोक डालने के लिए इस तरह की हरकतें करे। मेरे बेटे ने भी इन्हीं सब बातों में आकर ये सब किया था,
لیکن یہ ایک انتہائی غلط حرکت ہے، اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ سب کر کے مرد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ عورت اس کے قابو میں آ